हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल इस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा वाइडर टाइप का कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट में इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को देख के इसमें मतलब आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट में जो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल दिया हुआ है, देन उसके बाद राइट इशूज है, बोनस शेयर का इशू करने की जो प्रोसेस है वो सब दी हुई है। तो हम फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में ईएस, ओएस, राइट इशू और इसके अलावा भी जो फर्दर इशू की कंडीशंस है ये सभी हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं, साथ ही साथ देखने वाले भी है। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल से। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू मीन्स इशू ऑफ शेयर्स बाय इंक्रीजिंग द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब कंपनी का समामेलन हो चुका है उसके बाद कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए या शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है या प्रार्थित अंश पूंजी हम जिसको कहते हैं हिंदी में, या मराठी में जिसको खरीदी केलेले भांडवल बोलते हैं, इसके आधार पर शेयर्स का फर्दर शेयर्स को अलॉट करके अपने पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है या पूंजी का निर्माण करने की कोशिश करती है। तो उसके बाद हम देखेंगे जनरल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू फर्दर इशू ऑफ शेयर आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट, फर्दर इशू बाय अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। सो सबसे पहला यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जनरल प्रोविजंस बताई गई है, किसे किसे ये जो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल की प्रोसेस है, कौन कौन इसमें एज ए एंटाइटल्ड पर्सन बोल के आ सकता है या कौन ये प्रोसेस कर सकता है। तो सबसे पहले कहा गया है फर्दर इशू बाय अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। सो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैन बी मेड ओनली बाय कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। जिस कंपनी के पास मतलब अंश पूंजी रहने वाली जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां फर्दर इशू करके यहाँ पर कैपिटल निर्माण कर सकती है, बिल्डअप कर सकती है। फिर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ऐसे कोई भी प्रकार की कंपनी जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के द्वारा शेयर इशू करके यहाँ पे कैपिटल का निर्माण करने की कोशिश करती है, तो वो भी फर्दर इशू की प्रोसीजर में आता है। तो फर्दर इशू बाय अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में हम क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कैन बी मेड ओनली बाय अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। सच कंपनी मे बी अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी और इट मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी having a share capital. Such company may at any time increase its subscribed capital by issue the further shares। मतलब ये अपनी प्रार्थित अंश पूंजी शेयर्स को इशू करके कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि जनरल प्रोविजन में सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया है। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑफर फॉर शेयर्स। कौन कौन से पर्सन्स को, लोगों को हम फर्दर इशू के लिए ऑफर दे सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे ऑफर प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर बोल के जिनका अस्तित्व ऑलरेडी है, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम शेयर खरीदी करने के लिए ऑफर देते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया गया है टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। जो हमारी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय बोल के काम कर रहे हैं, उनके बुद्धि के कारण, उनकी कार्य कुशलता के कारण, उनकी स्किल्स माने कौशल्यों के कारण कंपनी आगे बढ़ रही है, तो उन्हें भी कुछ कंपनी के लाभ में, कंपनी के संचालन में हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे जो एम्प्लॉइज है इन्हें भी शेयर्स का ऑफर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू एनी पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। जो ऐसे कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रेफरेंशियल बेसिस माने प्राधान्यकृत जो एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के आधार पर शेयर का ऑफर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति या व्यक्ति समूह माने पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम यहाँ पर ऑफर करते हैं शेयर्स के लिए। तो जनरल प्रोविजन देखने के बाद हमने
प्रदान किए जाएंगे या इशू जिस अधिकार के अंतर्गत उन्हें किया जा रहा है वो अधिकार है, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, तो ऐसे जो अंश होते हैं वो अधिकार अंश कहलाते हैं, राइट इशू कहलाते हैं, राइट शेयर्स कहलाते हैं। तो इसीलिए इसी प्रोसेस को हम राइट इशू कहते हैं। रिमेनिंग दोनों प्रोसेस भी इसी वीडियो में मैं कवर करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे टू रिसीव ऑफर या किस को ऑफर देना है वो जो हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वाला, वो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द राइट इशू, इसी को राइट इशू भी कहा जाता है। और आपकी जैसे आपने 2 सेमेस्टर अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम हो चुकी है, तो इससे आप समझ चुके होंगे कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें मेनली आपको जो ऐसे स्टार पॉइंट्स होते हैं, अब जैसे आपने अगर मुझसे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ा होगा तो मैं हमेशा जो ऐसे जो ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उन्हें स्टार कंसेप्ट कहती हूँ। तो ये जो स्टार कंसेप्ट हमारे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि इन्हीं पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो राइट इशू वाला यहाँ पे हम पॉइंट देख रहे हैं या बोनस इशू वाला है या फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल की जो बात है, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने जैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या जिसको राइट इशू कहा जाता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब जो हमारे कंपनी में एज ए शेयर होल्डर आज अस्तित्व में है ऐसे, और जिस दिन पर ये इशू करने का निर्धारण किया गया है उस दिन ये कंपनी के शेयर होल्डर बोर्ड के अस्तित्व में है, ऐसे लोगों को उन्हें अब मान के चलिए जो नई कंपनियां होती है, ऐसे नई कंपनियों में निवेशक जल्दी सहसा जिसको हम कहते हैं वो निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते। तो जिन निवेशकों ने हमारे कंपनी में निवेश करने की जोखिम उठाई है उन्हें उनके जोखिम का हम यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जिसको एक सराहनीय उनका पॉइंट है कि अगर मान के चलिए हमारी कंपनी नई है और नई कंपनी के इसमें उन निवेशकों ने निवेश किया है तो उन्होंने हमारे पे विश्वास दिखाया है, तो जब सेकेंड टाइम यहाँ पे फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के आधार पे जब सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाया जाएगा उस समय उन्हें प्राधान्य देते हुए, प्रेफरेंस देते हुए हम उन्हें अधिकार देते हैं कि वे हमारे कंपनी के शेयर जो है वो शेयर्स क्या वो लेना चाहेंगे। तो इसीलिए ये राइट इशू है, ये अधिकार उन्हें दिया गया है, तो वो अधिकार के आधार पे यहाँ पे इशू की प्रोसेस की जाती है। और ये जो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स होता है या जो शेयर होल्डर्स का अधिकार है, इसे अंग्रेजी में राइट ऑफ प्री एम्पशन भी कहा गया है। तो ये भी एक यहाँ पे आपको नोट डाउन करने जैसी बात है, नीचे लिखी है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। शेयर होल्डर्स के अधिकार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है। सच शेयर आर कॉल्ड एज राइट शेयर, जिनके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन से अधिकार है, ऐसे प्रकार के ऐसे लोगों को जो शेयर्स दिए जाएंगे उन्हें राइट ऑफ शेयर्स या राइट शेयर्स कहते हैं, अधिकार अंश कहते हैं। और ऐसे अंशों के निर्गमन को अधिकार अंशों का निर्गमन या जिसको अंग्रेजी में राइट इशू कहा जाता है। सो राइट इशू की अब हमने यहाँ पे एक थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। इसके बाद अब हम चलेंगे कंडीशंस ऑफ द ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब क्या कंडीशंस होती है या किन कंडीशंस के साथ ऑफर शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन है ऑफर व्हेन सब्सक्राइब कैपिटल इज इंक्रीज। व्हेन अ कंपनी propose to increase its subscribed share capital, it is
देना होता है। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये अंडरलाइन करके रखनी चाहिए, स्टार मार्क करके रखना चाहिए। इस पे भी आपको क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि किसे, अब शेयर होल्डर्स के भी जो प्रकार उनमें से किस प्रकार के, एक्चुअल किस प्रकार को ही राइट इशू किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चनिंग एरिया बन सकता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जितने, अब यहाँ ये प्रपोर्शन जो है ये प्रमाण है, माने जैसे आपने इशू ऑफ शेयर में प्रो रेटा बेसिस पढ़ा होगा, सो ये प्रपोर्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रो रेटा वाला मैटर नहीं है, लेकिन ये मैटर ऐसा है कि जितने प्रमाण में आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, मतलब मान के चलिए अगर 10 शेयर आज आपके पास है तो 10 शेयर धारण करने वाले को 2 राइट शेयर मिलेंगे या अधिकार भाग मिलेगा, एग्जाम्पल है ये। तो ऐसा एक प्रपोर्शन निर्धारित किया जाता है, प्रमाण निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पे ऑफर दिया जाता है। उसके बाद है नोटिस ऑफ ऑफर। अब ये जो नोटिस ऑफ ऑफर है ये क्या है, सो द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइड बाय द मेंबर ऑफ शेयर, स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट टाइम लिमिट within which the offer may be accepted। मतलब इस नोटिस में हमें ये सब बातें बतानी है कि हम ये नोटिस सबसे पहले हमारे मेंबर्स को दे रहे हैं, उसके बाद ये ऑफर कितने दिनों तक चलेगा, कितने समय तक आपको इस ऑफर के लिए आप अपना एक्सेप्टेंस है ये प्रदान कर सकते हो, ये सभी बातें हमें नोटिस में बतानी पड़ती है। और अगर आप ये नोटिस से शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, नोटिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, लेकिन नोटिस के थ्रू ऑफर देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर्स हमारे ऑफर को एक्सेप्टेंस प्रदान नहीं कर सकता है तो हम ये ऑफर शेयर होल्डर के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया है, नकार दे दिया गया है, ऐसा मान के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है मोड एंड टाइम ऑफ नोटिस। अब ये जो मोड है, मोड माने किस प्रकार से किया जाएगा, किस रास्ते से नोटिस भेजा जाएगा, रास्ता माने अपने सड़क वाला ही नहीं, तो किस रास्ते से माने क्या अर्थ है यहाँ पे कि बाय पोस्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, तो किस जरिए से नोटिस सेंड किया जाएगा वो हमें यहाँ देखना है और टाइम ऑफ नोटिस देखना है। सो द नोटिस ऑफरिंग द शेयर्स इन एन इशू ऑफ फर्दर शेयर शैल बी dispatched through any of the following modes। अब जो मोड्स यहाँ पे बताए हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, सेकंड है स्पीड पोस्ट के थ्रू, या थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी, क्योंकि अब जो नई अद्ययावत प्रणाली है, एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो कंपनियों में भी इसी का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी नोटिस लिया जा सकता है, स्वीकारा भी जा सकता है और उसका आंसर भी किया जा सकता है। द नोटिस शैल बी डिस्पैच्ड टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर एट लीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग डेट ऑफ इशू। मतलब जो ओपनिंग इशू जहां से ओपनिंग होगा उससे 3 दिन के पहले तो भी ये नोटिस शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये था मोड एंड टाइम ऑफ नोटिस। सबसे पहले मोड में हमने 3 प्रकार के मोड देखे। सबसे पहला एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा सकता है, स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वे से भेजा सकता है। और टाइम ऑफ नोटिस है कि कम से कम 3 दिन के पहले, इशू की जो डेट स्टार्ट होने के 3 दिन से पहले नोटिस शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The time limit for acceptance of offer shall not be less than 15 days but shall not exceed 30 days। मतलब यहाँ पे 15 दिन से कम का समय भी उन्हें एक्सेप्टेंस के लिए ना दिया जाए, मतलब विचार करने के लिए ना दिया जाए, एकदम आज दे और कल ही चाहिए ऐसा नहीं। 15 दिन से कम का समय भी ना दे और 30 दिन से ज़्यादा का समय भी ना दे, ऐसी यहाँ पे एक कंडीशन टाइम लिमिट के लिए बनाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर्स डिस्क्रिशन। अब डायरेक्टर्स डिस्क्रिशन में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन टू डिस्पोज ऑफ द शेयर इन फर्दर इशू इन एनी कंडीशन। अब ये जो एनी कंडीशन कहा गया है, ये कंडीशन कौन सी है ये हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है वेयर शेयर होल्डर्स डू नॉट एक्सेप्ट
यहाँ पे जो समय दिया था उस निर्धारित समय में अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे तो उस समय जो संचालक मंडल है वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड है वेयर शेयर होल्डर्स डिक्लाइन द ऑफर ऑफ शेयर्स इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड फॉर एक्सेप्टेंस। जितना समय दिया गया था उससे पहले ही इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, इस समय भी संचालक मंडल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। उसके बाद है वेयर रिनाउंस ऑफ शेयर डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ शेयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पे नॉर्मल वे में हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो मेंबर्स है उनके द्वारा अगर शेयर्स के लिए यहाँ पर जो स्वीकृति आनी चाहिए थी वो नहीं आई तो ऐसे समय संचालक मंडल अपने जो विवेकाधिकार है उसका प्रयोग करता है। सो यहाँ हमने अभी केवल एक पॉइंट देखा है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू, ठीक है, जिसको हम राइट इशू कहते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमारे 2 पॉइंट बाकी है, ये 2 पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब ये जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहा गया है टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी हम समझ लेंगे क्या एम्प्लॉयज को किस स्कीम के आधार पर शेयर ऑफर किए जाते हैं, ये भी एक यहाँ समझने जैसी बात है। तो अगर सेकेंड इसकी बात करें तो यहाँ पर ESOS स्कीम के आधार पर एम्प्लॉयज को शेयर के लिए ऑफर दिया जाता है। और ये जो है ESOS इसका लॉन्ग फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयज को स्टॉक, ये जो हमारे शेयर्स है इनके लिए ऑफर किया जाता है। द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन विच इज पॉपुलरली नोन एज ESOS शॉल ऑल्सो बी ऑफर्ड शेयर इन अ फर्दर इशू। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको हम फर्दर शेयर इशू जो कर रहे हैं इस प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए ESOS या ESO स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे शेयर के लिए ऑफर देते हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ये जो स्कीम है ये स्कीम किन पर मतलब हम उपयोग में लाते हैं तो इसके जो एंटाइटल्ड पर्सन है वो है डायरेक्टर्स, उसके बाद कहा गया है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज। इन्हें ही ESOS स्कीम का जो हम जिसे कहते हैं लाभार्थी बनाया जाता है और इन लोगों को शेयर्स इस स्कीम के अंतर्गत अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो यहाँ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज कहा है तो क्या ये मतलब जैसे कंपनीज में भी टाइप होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी अगर है, मान के चलिए जो हमारी मेन कंपनी है वो उसके अंतर्गत कई सब्सिडरी कंपनीज आती है, सहायकारी कंपनियां आती है, तो क्या उन सहायकारी कंपनियों के कर्मचारी अथवा संचालकों को भी ये ESOS का यहाँ पे हम जिसको बोलेंगे लाभ मिल सकता है? तो इसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा एंटाइटल्ड पर्सन फॉर ESOS स्कीम। सो सबसे पहला द पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर इन ESOS आर गिवन बिलो। सो फर्स्ट वन इज ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज all permanent employees of the company in and outside India। मतलब भारत और भारत के बाहर के जो लोग हैं लेकिन वो अगर हमारे कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है, ये भी आपका एक क्वेश्चनिंग एरिया है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि किन लोगों को हम ESOS स्कीम के अंतर्गत शामिल करवा सकते हैं और ऑप्शन 1, 2, 3, 4 वहाँ दिए रहेंगे, या तो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन वहाँ आपको दिया हो सकता है कि ये सभी जो लोग अभी मैं आपको यहाँ गिनवाऊंगी वो सभी ऑप्शन वहाँ दिए होंगे और ऑल ऑफ द अबव आपको कहा जाएगा, लेकिन कौन कौन आते हैं ये इसीलिए आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहला क्या है कि ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इन एंड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद सेकेंड ऑल होल टाइम एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्वतंत्र संचालक को छोड़ के होल टाइम मतलब पूरे
कंपनी। अगर ये होल्डिंग कंपनी है तो सब्सिडरी के एम्प्लॉइज और होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को ESOS का लाभ मिलेगा। और अगर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए फर्दर इशू का लाभ लेना चाहती है या उपयोग में लाना चाहती है, तो ऐसी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी के भी संचालक मंडल में पूर्ण काल के जो संचालक है मतलब होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर और साथ ही साथ एम्प्लॉइज को ESOS स्कीम का यहाँ पे उपभोग किया जा सकता है उनके द्वारा या उन्हें लाभ हासिल करा दिया जा सकता है। सो ये हुआ सेकंड पॉइंट, टू एम्प्लॉइज इन द कंपनी। फिर थर्ड पॉइंट है टू एनी पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, माने हर एक ऐसा व्यक्ति जो प्राधान्यकृत क्रम में आता है ऐसे पर्सन को भी ऑफर दिया जाता है। इनमें कौन से लोग आते हैं वो भी हम देखेंगे। अ कंपनी में ऑफर शेयर इन फर्दर इशू टू एनी पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। Such offer may also be made to the existing shareholders and employees to the company। और यहाँ भी क्या कहा गया है कि existing shareholders को और employees को हम preferential basis पर शेयर देंगे। फिर इसमें group of person भी आ सकते हैं या एक व्यक्ति भी आ सकता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ जो ये मेंशन किया गया है कि जो employees और जिसको हम कहते हैं कि employees और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे शेयर देने वाले हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर। लेकिन कौन से लोग इसमें नहीं आएंगे, तो इसमें पब्लिक इशू, राइट इशू, जो ESOS का लाभ पहले से लेने वाले लोग हैं वो, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम का लाभ लेने वाले, ऐसे या स्वेट इक्विटी शेयर या बोनस शेयर या राइट इशू के आधार पर जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन सभी चीजों का लाभ मिल चुका है, ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रहे हुए जो बाकी एम्प्लॉइज या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे ऑफर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के अंतर्गत इसका पहले मीनिंग समझा, फिर कुछ प्रोविजन, जनरल प्रोविजंस थी, वो जनरल प्रोविजंस को देखा। जनरल प्रोविजन में फर्स्ट प्रोविजन बहुत इजीली हमने समझ ली। सेकेंड प्रोविजन में 3 अलग अलग सब टाइटल्स थे जिसको हमने समझना था। उनमें से सबसे पहला सब टाइटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली ESOS स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का जो ये पूरा वीडियो है ये ओवरऑल आपके लिए मैं अगर कहूँ तो आपने MCQ टाइप जो एग्जामिनेशन है अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं तो करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी एक वीडियो में कवर अप हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सभी